तो दर्द क्या था, किस तरह से बयां किया, ये तो हमने आपको दिखा दिया। आप सीधे रुख करते हैं, हमारे खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, ये जो दर्द है कि आने वाले वक्त में ये और ज्यादा बढ़ सकता है जब गुजरात पहुंचेंगे दोनों, अरविंद केजरीवाल और मनीष? देखिए, दर्द तो किसको हो रहा है, कौन क्यों रेड्स हो रही हैं, क्यों अनुराग ठाकुर जी आकर इस तरह की भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो दर्द तो साफ है। आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि आज की डेट में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कंटेंडर हैं मोदी जी के सामने। इसलिए डर वहां है। डर पैदा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी जब अपने दौरे पे यूएस गए तो किसी ने उनकी फोटो पहले पन्ने पे क्या, दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, आखिरी में भी नहीं छापी। पर परसों न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे शिक्षा मंत्री जी की फोटो छपी। 2 दिन से हम इस खबर को कवर कर रहे हैं प्रियंका जी। अब खबर आगे बढ़ गई है, परसों की बात करते हैं। अब परसों की बात करते हैं, परसों की बात करते हैं। गुजरात जाने की तैयारी एकाएक अचानक अभी प्लान बना या फिर पहले से ही प्री प्लान था? ये हम तो काफी टाइम से गुजरात में काम कर रहे हैं और इसलिए तो डर बैठा है। यही तो वजह है सारी। और सीबीआई को सबसे पहले निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए कि इतना अवैध, अगर मामला सच में आबकारी नीति को लेकर, एक निष्पक्ष जांच एजेंसी निष्पक्षता के साथ ही जांच करेगी, उसके लिए उसे आप निर्देश नहीं देंगी? मुझे मेरी बात ही नहीं पूरी करने देते आप। बोलिए बोलिए। अगर एक्साइज पॉलिसी इतना बड़ा इशू होता और एक्साइज करप्शन का प्रॉब्लम है तो जांच शुरू होती गुजरात से, जहां पर इतना बड़ा अवैध धंधा सालों से चल रहा है, नकली शराब का, असली शराब का, लोगों की मौत हो जाती है। उस पर सीबीआई ईडी शांत है। अगर सच में आबकारी नीति से दिक्कत है तो गुजरात की तरफ आंखें क्यों बंद है? चलिए चारू जी से जवाब ले लेते हैं। चारू जी, गुजरात की तरफ आंखें बंद हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, गलत गलत होता है, देश के किसी भी कोने में हो, और मैं तो ये बात बोल सकती हूँ। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ये बोल सकती हैं कि अगर गलत हुआ है तो आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? सीबीआई ईडी ठीक कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कविता जी, आप देखिए इतने समय से ना ये रिटोरिक्स में बातों को घुमा रही हैं। मैंने स्पष्ट तरीके से 3 सवाल पूछे थे जिनकी उन्होंने जवाब नहीं दिया। पहला, पॉलिसी पे आपने यू टर्न क्यों किया? एक तरफ आप बोल रहे हो बहुत अच्छी पॉलिसी है, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर लिकर की पॉलिसी बना ही क्यों रहे थे, तीसरा ब्लैक लिस्टेड कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को रिटेल में आने की इजाजत क्यों दी गई? 145 करोड़ तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, चलो एक बार पे हम उस पे वापस फिर से लौट कर आ जाएंगे। लेकिन आप आज की तारीख में दिल्ली के कोने कोने में शराब की दुकानें खोल रहे हो, पंजाब में जाके बोलते हो नशा खत्म करेंगे, दिल्ली में आप बच्चों को नशा लगाने का काम कर रहे हो। ये तो कितनी कॉन्ट्ररी बातें। और इन बातों पे बात करने के बजाय आप देखिए आम आदमी पार्टी का तरीका क्या है डील करने का, डिफ्लेक्शन टेक्निक। हम लिकर के बारे में बात करना चाहते हैं, भैया आप न्यूयॉर्क का अखबार पढ़िए, न्यूयॉर्क का अखबार। तो न्यूयॉर्क के अखबार में भी जो सच झूठ लिखा है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ 700 से ज्यादा स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है दिल्ली में, 400 से ज्यादा स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,000 से ज्यादा टीचरों की नौकरियों की संख्या अभी तक भरी नहीं गई है। आज की तारीख में दिल्ली का कोई बच्चा 10वीं के बोर्ड में टॉप 10 में नहीं आता, टॉप 10 में नहीं आता। उसके बाद ये शिक्षा के लिए जो बजट एलोकेट करते हैं 40% तो वो बजट खर्च ही नहीं करा जाता। तो ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ना शिक्षा को लेकर, ये डिफ्लेक्शन है। जनता को समझ में आता है, हमको भी समझ में आता है। मैं पॉइंटेड जब आपसे सवाल पूछ रही हूँ प्रियंका जी, कुछ ढूंढ रही हैं आप? क्या मोबाइल पर कुछ आंकड़े हाथ लगे, जवाब दे पाएंगी? मैं बता रही थी कि मेरी और मैं आंकड़े और दे कर दिया जाता है, मैं आंकड़े और दे दी जा रही। मैं आपको जब बार बार एक बात का जवाब दे रही हूँ और इतना गुरूर अच्छी बात नहीं है प्रियंका जी, ये गुरूर अच्छी बात नहीं है कहना। तो सेम क्वेश्चन के जवाब आपने दिए ही नहीं है। और ये जो बार बार ये बोलते हैं ना कि हम दुनिया के सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, हम दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये जो गुरूर है ना आपका, ये सुन के मुझे बुरा लगता है। आप भी तो कहते हैं कि विश्व गुरु हैं। क्या देश का वो भारत की बात करते हैं, पार्टी की बात नहीं करते। क्या बात कर रही है प्रियंका जी आप? वो देश की बात कर रहे थे आप। पार्टी से ऊपर उठकर सोचिए, देश के बारे में सोचिए। ऐसा है कविता जी कि मेरा जवाब देने का कोई बात ही समझ नहीं आ रही। मेरा जवाब आपको सुन ही नहीं रहा और मैं शायद म्यूट भी हो जाती हूँ बार बार, पता नहीं कैसे कोई तकनीकी दिक्कत होगी।
चारू जी अपने वही 3-4 प्रश्न घिसे पिटे रिपीट कर रही है, मैं जवाब देती हूँ तो टोकती है, जवाब दे भी चुकी हूँ, उसके बाद फिर वही क्वेश्चन रिपीट करती है, फिर आप मेरे को बीच में बोलने भी नहीं देते। जवाब दे नहीं रही, पॉलिसी वापस क्यों ली? पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। पहला प्रश्न, पॉलिसी वापस। अब आप बीच में टोकेंगी नहीं ना। सुनिए, अब पॉलिसी इसलिए वापस ली, 2 कारणों से वापस ली। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये एक्साइज पॉलिसी पूरी इंडिया में अप्लाई होनी चाहिए। दिस इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू गवर्नमेंट्स। ये एक बहुत सोची समझी बेहतरीन एक्साइज पॉलिसी है। सुन लीजिए, ये एक्साइज पॉलिसी लेने का कारण ये था, एक प्रोसेस होता है कि शॉप्स को ऑक्शन करना होता है और टॉप बिडर को देना होता है। जो ऑक्शन करता है ऑफिशियल, उसके ऊपर आप सीबीआई, ईडी सब छोड़ देते हैं। जैसे कल एफआईआर में उनके नाम आए, तो ऑफिशियल्स पीछे होते हैं ऑक्शन प्रोसेस में पार्ट करने से। जो वेंडर्स होते हैं उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, पुलिस छोड़कर उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो पार्टिसिपेट करने से कतराते हैं। जो पॉलिसी पहले थी उसके अधीन गवर्नमेंट ने कभी 6000 करोड़ से ऊपर पैसा नहीं बनाया लाइसेंस फी में। इस पॉलिसी के अधीन गवर्नमेंट को हर साल 10,000 करोड़ का फायदा होता। इसमें भी पॉलिसी में सुनिए, आपको समझ नहीं आई बात? नहीं तो इतनी अच्छी पॉलिसी लेनी चाहिए थी। क्या करेंगे अगर प्रताड़ित होंगे, कोई ऑप्शन करने कोई रेडी नहीं है। दूसरी सुनिए एक और चीज, आपके और इसी मुद्दे पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज दिन की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रवेश वर्मा जिन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, के ऊपर में शिकंजा कसने जा रहा है। अब चोर को ही तो पता होगा कि चोरी करी है। अब आज संजय सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान ही लिया आखिरकार कि हां, हमने 144 करोड़ रुपया वापस किया। पहले वो मान नहीं रहे थे। इससे पहले जितनी बार भी उनसे पूछा जा रहा था, तब वो उस प्रश्न के जवाब में कहते थे अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा नेता हो गया है, इसलिए उसके ऊपर में ये हो रहा है। मगर आज आखिरकार उसने माना, संजय सिंह जी ने माना कि हां, हमने 144 करोड़ रुपए वापस किया। और देखिए उन्होंने सेल्फ गोल क्या किया, जैसा हरीश जी ने कहा कि उन्होंने कहा हमने कोविड में काम इनका बंद हो गया था, बेचारों का, शराब माफिया जो बेचारे हैं उनका काम बंद हो गया था, बेचारों का शराब नहीं बिक पा रही थी, इसलिए बेचारे लॉस में थे, इसलिए हमने 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया। अब ये शराब पॉलिसी आई कब है बताइए? शराब पॉलिसी आई है नवंबर 2021 में, 17 नवंबर 2021 में शराब पॉलिसी आई है। तब तो कोई लॉकडाउन ही नहीं था, तब तो जन जमान सारा जीवन एकदम सामान्य रूप से चल रहा था। हम बात कर रहे हैं मार्च में, दिल्ली में कोविड जो 23,000 लोग मरे दिल्ली में, वो मार्च अप्रैल के महीने में मरे। जो ये कह रहे हैं कि आपने जो है फलाने का माफ कर दिया, फलाने ने फलाने का माफ कर दिया, तो वो कोई किसी का माफ हुआ है तो कोविड में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, तब अगर किसी सरकार ने किसी का माफ किया तो वो उस बात की तुलना कर रहे हैं कि जब इन्होंने पॉलिसी लेके आए नवंबर में, जब कोई कोविड नहीं था, जब कोई लॉकडाउन नहीं था, जब इतनी कोई अफरा तफरी नहीं मच रही थी, और जब दिल्ली के लोग शान से दारू पी रहे थे। तो किस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ ये हमने लगातार देखा। प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिएगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि कल भी प्रवेश वर्मा ने बहुत गंभीर इल्जाम लगाए थे। उन्होंने कहा था पार्टी के भीतर भी अरविंद केजरीवाल को अगर किसी से खतरा महसूस होता है तो फिर इसी तरीके से रेड भी पड़ती है और जेल भी चले जाते हैं। इशारों में इस बात के संकेत दिए थे क्योंकि मनीष अच्छा काम कर रहे थे, हो सकता है अरविंद केजरीवाल ही सीबीआई के मुखबिर बन गए हों।
कविता जी मैं बड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, इन लोगों का ना काम ना करना होता है ना करने देना होता है। 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि इन्होंने कोविड की पॉलिसी जब कोरोना था तो कोरोना में ध्यान देने की बजाय पॉलिसी में ऐसा किया। अब कह रहे हैं कि माफ क्यों कर दिया, उस टाइम तो कोरोना ही नहीं था और उस टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में बीजेपी ने बड़े वेंडर्स को माफ किया। तो इनकी ना बातें ऐसे ये गोल गोल घुमाते रहेंगे ताकि काम में बाधा पड़ जाए। बस ये बार-बार ये आप मुझे अपने 5 फूलों का नाम बताओ। आप क्या प्लीज फूलों एक का बार नाम और चेक। वेंडर का नाम, ये क्या बात कर रही है? इनका मतलब मानसिक प्रज्ञा संतुलन जी, ठीक है क्या कविता जी? प्रज्ञा जी सुनिए, आई अंडरस्टैंड एक आपको अपना वेंडर का ब्रीफ नाम पूरा बताओ। करना है। आप मुझे स्कैम बताओ। आप मुझे क्या एक बताओ वेंडर मुझे? का नाम बताओ जो आप बार-बार आप मुझे भाजपा हमारी के नाम के एक्साइज साथ पॉलिसी का वेंडरों को स्कैम जोड़ रहे हो। बताओ। आप बताओ हमने क्या अच्छा, स्कैम किया, बताओ। ये देखो प्रियंका मुझे जी, लेकिन अगर काफी, कुछ हुआ ही नहीं है, किसी तरह की क्या कोई स्कैम गड़बड़ी किया कोई बताओ। स्कैम आप नहीं बीच हुआ में है। क्यों आ रही है कविता जी? जब वो बोल रही थी आप चुपचाप सुन रही थी, मैं बोलूं तो आप बीच में आ जाती डिफेंस में। मैं डिफेंस में नहीं आ रही हूँ, वो पूछ रही है स्कैम, आप बोल रहे हैं स्कैम क्या हुआ है। यही सवाल आप मुझसे भी कर रहे हैं। मुझसे फूलों के नाम पूछ रही है, मैं इनसे वेंडर के नाम पूछ रही हूँ। मतलब ये समझ नहीं पा रही है, ये भी पूछ रही मनीष हूँ कि सिसोदिया जी स्कैम जैसे बताइए लेफ्ट क्या राइट हुआ की है। बातें कर रही हैं। स्कैम बताइए क्या हुआ, क्या स्कैम किया हमने? अभी देखिए, मैं अपने आप को कितनी बार एक ही डिबेट में दोहराऊं। थोड़े समय पहले मैंने प्रश्न हमने क्या देकर स्कैम किया आपसे बताइए, एक एक बात बता बताई थी दीजिए। जिससे स्कैम हुआ है ना। तो अभी जिस तरीके से परवेश जी भी ने एक प्रश्न पूछा वो बिल्कुल ठीक था। आप कहते हो कोरोना की मार में आपने लोगों की मदद करी। भाई उस समय तो कोरोना आप की कह रहे मार थी नहीं, कोरोना 1 में साल हमने बाद काम आप कर जागे। करके आबकारी नीति बनाई। अब आप कह रहे हैं उस टाइम कोरोना नहीं था। एक स्टैंड तो लो, आपका स्टैंड क्या, स्टैंड किया करो। कोरोना के समय में आपने पैसे लौटाए, लेकिन आपने जो पॉलिसी बनाई वो तो नवंबर में बनाई ना प्रियंका जी। आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, आप ही की सरकार है, एकदम प्रवक्ता कोरोना तो हुआ था, पढ़ उसी के टाइम आने पैसे चाहिए। नहीं वापस किए गए थे। ऐसा नहीं हुआ था कि सडनली जब एकदम से अनाउंसमेंट हो गया सडन आज से लॉकडाउन है और हम चले गए पैसे वापस करने। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। आपने तो एकदम लॉकडाउन कर दिया था, लोगों का बिजनेस चौपट हो गया था, याद है? एकदम अनाउंसमेंट हुई थी, उसी दिन पैसे नहीं वापस हुए थे ना मैडम। आप मुझे बताओ स्कैम क्या है? देखिए कविता जी, मैं समझ सकती हूँ प्रियंका जी इतनी उत्तेजित कंटिन्यूअसली हो रही हैं, हमारे प्रश्नों का जवाब वो दे नहीं पा रही है ना, उन्हें कोर्ट्स में भरोसा। लगे रहते हैं। भाई चलिए, आप एक कदम आगे आके 25,000 रुपए अगर आज आप कमाती इरेगुलरिटी, हैं तो आप टॉप 10% में आती हैं। इतनी बुरी हालत है, अरे नाइजीरिया से पीछे हैं पावर्टी में। तो एक मिनट, आप तो एक तो ना सारे डिस्कशंस आज करना चाहती हैं, तो आज सारे डिस्कशन कर लेते हैं, तो पहले लिख करके कर लेते हैं। बताइए काम नहीं तो काम, चलिए, आप लगातार पूछ रही हैं कि स्कैम क्या है, स्कैम क्या है। तो सत्येंद्र सिंह जी, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ईडी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र जी, आपको लगता है कोई स्कैम नहीं होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, तो फिर सीबीआई भी जांच करती है और ईडी भी एंट्री ले लेती है, ऐसा कैसे मुमकिन है? आपका इतना लंबा करियर है, कभी ऐसा कोई मामला आपको याद आ रहा है जब कोई स्कैम नहीं हुआ और आप लोग आगे जांच करने के लिए? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जब एजेंसी कोई काम करती है वो उनको जो कानून के तहत अधिकार मिले हुए हैं उन्हीं के तहत काम करती है। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। अधिकारी के सामने फैक्ट्स आते हैं, प्राइमा फेसाई लगता है यहाँ अपराध हुआ है तो उसकी जांच की जाती है। सबसे आसान है सरकारी एजेंसी पे आरोप लगाना कि वो जो वर्तमान की सरकार कोई भी हो कि उनके इशारों पे नाच रही है। तो ये कितना आसान है सरकारी अधिकारियों को टारगेट करते हैं। लेकिन मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते और एक बात जरूर पूछना चाहूंगा सबसे कि जहां उनकी खुद की सरकार है वहां उनके तहत जो अधिकारी हैं क्या वह भी उनके इशारों पे नाचते हैं? यदि वो ये मानते हैं कि उनके इशारों पे नाचते हैं तो कानून की कोई व्यवस्था ही नहीं। देखिए, अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं कानून के तहत कर रहे हैं, उनको काम करने दें और रिजल्ट देखिए। बिना किसी वजह के कहीं अधिकारी नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। वो भी जवाबदेह हैं, अदालतों के प्रति जवाबदेह हैं, अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेह हैं। तो बिना किसी वजह के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं।
सत्येंद्र जी, क्या मनोबल भी गिरता है अधिकारियों का जब इस तरह की बातें उठती हैं, जब आरोप लगाए जाते हैं, ये कहा जाता है कि नहीं केंद्र से ऑर्डर मिले थे और तब सीबीआई पहुंची है जांच के लिए, जब ऐसी बातें सामने आती है, इस तरह के इल्जाम लगते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि जो मनुष्य का स्वभाव है उसमें थोड़ा फर्क तो आता ही है। उसको लगता है क्यों मेरे पे, मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे जो अधिकारी हैं, ईडी के हैं या सीबीआई के हैं, ये बहुत मैच्योर है। हम इन चीजों पे ध्यान भी नहीं देते जो कि बाहर बात है। ये तो अब ज्यादा होने लगी है, ये पॉलिटिकल केसेज में ज्यादा होती है, बाकी भी हम कार्रवाइयां करते हैं। तो हमारे ऊपर ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम अपने इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल एंड तक ले जाते हैं जहाँ की हमारा टारगेट। हमारा पूरा ध्यान रहता है अपने एविडेंस कलेक्ट करने पे, कि जिससे कि जो भी अपराधी है, यदि उसने अपराध किया तो उसके खिलाफ एक फुल प्रूफ केस तैयार करके अदालत के सामने पेश किया। जी कविता जी प्रियंका जी, अब कुछ भरोसा जगा है आपको ईडी और सीबीआई में? भरोसा जगेगा अगर इनका कन्विक्शन रेट 0.5% से ऊपर हो जाएगा, और अगर ये गुजरात में छापे मारेंगे जहां पर नकली शराब बनती है, या ये छापे मारेंगे मेहुल भाई चौकसी की, उनको नीरव मोदी और ललित मोदी को पकड़ के लेके आएंगे, बट वो भी छोड़ देते हैं। पर अगर गुजरात में अवैध शराब को लेकर कि किसके संरक्षण में इतना बड़ा बिजनेस 25,000 करोड़ का बिजनेस प्रति साल चलता है, और जहरीली शराब जो बीजेपी के नेता के घर से भी मिलती है बनती हुई, वो कैसे बनी, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जैसे ही वो हो जाएगा, जैसे 0.5% से ऊपर कन्विक्शन रेट जाएगा तो भरोसा बनने लग जाएगा। यानी अभी कोई भरोसा नहीं है, ना सीबीआई पर है ना ईडी पर है, संविधान पर है भरोसा? थोड़ा सा मेरे को एक चीज और मेरे को बोलने दीजिए कविता जी। ऐसा नहीं है कि एजेंसीज पे भरोसे की बात कम है, पर ऐसा है कि एजेंसीज मिसयूज हो रही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं एजेंसीज को नहीं बोल रही, मैं ये कह रही हूँ वो भी बेचारे क्या करेंगे जब ऊपर से उनको बोला गया है कि ये निर्देश है, ये करना है। वो भी इंसान ही है, उनको भी नौकरी रखनी है, तो वो अलग चीज है। अरे पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर है जिनको आप सुन रहे थे, देख रहे थे, उनका ये कहना था कि दबाव बनाने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन कोई भी अफसर दबाव में नहीं आता है, मनोबल भी नहीं गिरता है, वो अपना फर्ज निभाता है। और आप ये बताइए, वो ले जाकर सीधा इंडिपेंडेंस मान जाऊंगी अगर गुजरात अदालतें भी तो है, वो जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो अदालत के पास जाती है, उसके बाद फैसला आता है। अगर गुजरात में अवैध शराब 25,000 करोड़ का जो हर साल बनता है, उन पे निष्पक्ष अगर रेड होगी सीबीआई ईडी की, तो मैं मान जाऊंगी कि वो ऑटोनोमसली काम कर रहे हैं, मैं मान जाऊंगी। अभी मैं यही कह रही हूँ कि उनको दबाव में आके काम करना पड़ता, नहीं तो वहां भी तो रेड होती। वहां तो ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? प्रियंका जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि आज हम ये बहस कर रहे हैं, ये नौबत क्यों आई? 2011 में अन्ना का आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार को खत्म करने की आप लोगों ने कसम खा ली थी, उसके बाद आंदोलन से उपजी एक पार्टी थी, आपने दावा इस बात का किया था ईमानदारी से काम कर रहे हैं, स्वच्छता फैलाने के लिए आए हैं, सफाई करने आए हैं, राजनीति में जो गंदगी है उसे दूर करने के लिए आए हैं। उसके बाद एक लंबी फेहरिस्त हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, किस तरीके से कई चेहरे ऐसे हैं जिन पर मामले भी दर्ज थे, उस तरह की तस्वीर भी थी। भ्रष्टाचार के आरोपों में भी कई आपके नेता लिप्त नजर आए, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया, कहा जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये बहस जो हो रही है, इसकी नौबत क्यों आई? मनीष सिसोदिया पर ऐसे गंभीर इल्जाम क्यों लगे? सीबीआई क्यों घर पहुंची? ये मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कविता जी, जो नेता हमारी पार्टी को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, जिनकी आप बात कर रही हैं, जो नकली बेहोशी का ड्रामा करते हैं और जो लोगों को दंगों में सबसे आगे मॉब लीड करते हैं, अच्छा हुआ वो छोड़ गए, नहीं तो हम निकाल देते। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अभी भी हमारे ऊपर 172 केसेस हुए हैं, हमारे मिनिस्टर्स को और एमएलए को तो भरी सभा में से पुलिस उठा के ले गई। ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई है हमारे अगेंस्ट कि सोमनाथ भारती जी के कुत्ते को भी सम्मन कर लिया पुलिस स्टेशन में। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन देखी है हमने, तो ये भी कुछ नहीं है, अल्टीमेटली क्लीन ही होंगे। आप देख लीजिएगा, हमारे सब लोग क्लीन चिट मिल जाएगी ना। देखिए प्रियंका जी, यही बात है जो पूरा देश सुनना चाह रहा था, क्योंकि आपने कहा क्लीन चिट मिल जाएगी
और अगर मनीष सिसोदिया को भी ये भरोसा होता कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी, तो आज वो आकर ये नहीं कहते कि 2-4 दिनों में मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। शायद खुद पर इतना भरोसा उनको नहीं है जितना आपको उन पर है। हम लोग जनवरी से बता रहे हैं आपको कि पहले सत्येंद्र जैन जी अरेस्ट होंगे, फिर मनीष जी अरेस्ट होंगे। कल इनकी भाजपा प्रवक्ता ने एक डिबेट में बोला कि मनीष जी अरेस्ट होने वाले हैं। इनको पहले पता है, आप समझिए, ये पता है, ये इनको हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल पे लगातार अटैक करना है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही एक कंटेंडर है मोदी के लिए। क्या मैं एक बात बोल जी चारू जी कहिए। ये यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर क्या हमारे अफसरों को डिसऑनेस्ट बोलने की कोशिश कर रही है? नहीं, क्या ये मैंने कह ये रही है नहीं कि उनको बोला। अपना काम करना नहीं आता? क्या आप आप ये समझिए कहना मेरी चाह रही है बात। कि वो अपना झूठ काम बोल रही है, दूसरों आपने के नहीं कहने देखा। पर कर रहे हैं? नहीं, एक झूठ मिनट बोलना छोड़ पहले मुझे दीजिए, मुश्किल रेट है एक भाजपा मिनट का, पर झूठ ना बोले। क्या इन्होंने यही नहीं कहा कि इन्हें पहले से सत्येंद्र जी, पता आपको है ये ऐसा लगा? करवाएंगे? क्या कोई किसी को अरेस्ट करवा सकता है? आप कोर्ट्स पे उंगली उठाते हैं, आप सीबीआई ईडी पे उंगली उठाते हैं, प्रवक्ता ने कहा आप ऐसा जानती चैनल है ना, पे। आप नहीं, एक मिनट, और आप ये बात जानते हैं, हम आपके प्रवक्ता ने एंटीसिपेट कहा कर कि रहे हैं अरेस्ट कि हम होंगे। एक उनको मिनट पता प्रियंका है। जी, एक तो आप थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। मैं समझती हूँ आप परेशान हैं, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। क्योंकि हम आप लोग काम नहीं एंटीसिपेट कर करने रहे हैं। देते, ये बेकार की एक बातों में मिनट, लगे, एक देश का मिनट। टाइम वेस्ट कविता कर जी, रहे हैं, मेरी देश को बात आगे नहीं कैसे हो पा बढ़ाएंगे। रही है। चारू जी दरअसल जी प्रियंका जी सुन लेते हैं। देखिए इतनी देर तक देश ने आपको सुना, अब उनकी भी बात सुन लेते हैं, फिर जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगी। तो ये झूठ ना बोले। मैंने ये नहीं कहा कि झूठ ना बोले, आप मैं रोकूंगी नहीं। ये कह रही हैं क्योंकि आपने कहा कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, बीजेपी के प्रवक्ता ने कल कहा था, आपने उनको सुन भी लिया था, तो ये कह रही है कि क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जो अफसर है वो दबाव में काम करेंगे, वो डिसऑनेस्ट तरीके से अपनी ड्यूटी निभाएंगे और गिरफ्तार करके ले जाएंगे? समझिए क्रोनोलॉजी को, समझिए क्रोनोलॉजी को, समझिए जी। सत्येंद्र जी आप देखें, दोनों खास मेहमान थे, इस वक्त संपर्क हमारा टूट गया है। हाँ जी 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 प्रियंका जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। सत्येंद्र जी, एक अफसर पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाता है, लेकिन जब इस तरह की सस्ती सियासत होती है और उसकी भेंट चढ़ाए जाते हैं आप जैसे काबिल अफसर, तो फिर कैसा महसूस होता है? मैं चाहती हूँ कि पूरे देश को ये भी पता चले, वो ये भी सुने और देखे। ठीक है, देखिए सच्चाई तो यह है कि दर्द तो होता है कि जब हम अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति की वजह से या किसी वजह से हम लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान है सरकारी अधिकारी पे आरोप लगाना, खास तौर पे जो सर्विस में है वो जवाब भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसको जवाब देने के लिए उसके खिलाफ कंडक्ट रूल्स आ जाते हैं, तो वो जवाब भी नहीं दे सकता। तो जो आदमी जवाब नहीं दे सकता, जिसको जवाब देने का अधिकार नहीं है किसी फॉर्म में, उसके खिलाफ आरोप लगाना तो बहुत ही दुखद स्थिति। और दूसरी बात, एक कन्विक्शन रेट की बार बार कह रहे थी 5% प्रवक्ता बता रहे थे, तो मैं उनको बता दूं कि अंडर पीएमएलए ईडी की जो कन्विक्शन रेट है वो मोर देन 90% है। सब लोग अपने आंकड़े जांच लें। सत्येंद्र जी, यही पहले अरविंद केजरीवाल के लिए भी कहा जाता था, आपको याद होगा, ना खाता ना बही, जो अरविंद केजरीवाल कहे वही सही। अब जो शीर्ष नेता किसी पार्टी के करते हैं वही तो हम यहां पर भी उम्मीद कर सकते हैं। देखिए प्रियंका कहां से नकली फैक्ट्स लेकर आ गई, आने के बाद वो किसी सवाल का सामना करने को तैयार नहीं, यहां तक कि उन्होंने कटघरे में आपको भी खड़ा कर दिया, लेकिन खुद को ये सभी लोग देते हैं ईमानदारी का सर्टिफिकेट, किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ बड़ी बहस को हम आज यही विराम देते हैं। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए